हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का टॉपिक भी बहुत बेहतरीन होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल केस वर्सेस म्यूचुअल फंड। और ये मैं फाइनेंशियल एडवाइस आपको बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में और मेरे प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से मैंने क्या चुना वो बताने जा रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो पर रोक के भी नहीं रखूँगा। मैंने इवेंचुअली म्यूचुअल फंड चुना था, क्यों चुना था उसके बारे में बात अब हम करने वाले हैं। तो अगर आपको आंसर ही सुनना था वो आपको मिल चुका है, आपको आगे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि मैंने म्यूचुअल फंड क्यों चुना। जब आप स्मॉल केस की बात करते हैं तो आप स्मॉल केस में जाइए, आपको बहुत सी ऐसी कंपनीज मिल जाएंगी जिसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं पता। ऑन द अदर साइड जब आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखते हैं तो आपको बहुत से बैंक्स के म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, बहुत से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस हैं, वेल रिनाउंड है, वेल ट्रस्टेड हैं। तो इस वजह से इट वाज ईजियर कि रिलायबिलिटी के मामले में म्यूचुअल फंड इज़ द वे टू गो। अदर थिंग, सेकंड पॉइंट क्या था वो ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न देखते हैं तो वो एब्सोल्यूट रिटर्न होते हैं कि आप जब बेचेंगे उस दिन आपको बस उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भरना होगा। ऑन द अदर साइड जब आप स्मॉल केस के रिटर्न देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आपने एक उसका लेट्स से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न देख लिया, उसके बीच में अगर रीबैलेंसेस हुए हैं तो आपने स्टॉक बेचे होंगे अपने डीमैट के थ्रू, तो उन स्टॉक्स के ऊपर आपको लगातार कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ा होगा, इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज़। तो आपने अगर एक साल के अंदर बेचा तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ा, वरना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ा। आई थिंक 1 साल है या 2 साल हो गए, वो आप देख लीजिएगा। तो मुझे ये लगा कि यार शायद ये जो चीज़ें हैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो आई वाज लाइक ओके, म्यूचुअल फंड में वो एडजस्टमेंट खुद ही करते रहेंगे अपने बिहाफ पे। जो मैनेजर, जो भी उसका फंड मैनेजर है, उसको लग रहा है क्या सही है क्या गलत है, वो डिसीजन ले सकता है और उसका सेल बाई का टैक्स मुझे नहीं भरना पड़ रहा है। ऑन द अदर केस जब स्मॉल केस में आपका सेल बाई होता है तो टैक्स आपको भरना पड़ता है, जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स कम कर देता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको क्या करना है, आपको टैक्स तभी भरना पड़ेगा जब आप एट द एंड सेल करेंगे। आपको शफलिंग जब होती है ना म्यूचुअल फंड के अंदर तो आपको कोई टैक्स नहीं पड़ता है। ऑन द अदर साइड जब स्मॉल केस में आप बीच में शफलिंग होती है, आपको कंटिन्यूसली सेल या बाय करना होता है और सेल पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि आपको स्मॉल केस कहीं ना कहीं मॉनिटर करना पड़ जाता है। स्मॉल केस क्यों मॉनिटर करना पड़ जाता है? उसका रीज़न ये होता है कि स्मॉल केस में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो जब रीबैलेंस आता है ना, या तो आपको ऐप के थ्रू रीबैलेंस करना होता है जहाँ पे आपके डीमैट में शेयर्स फिर से रीएलोकेट हो जाते हैं। अगर उसने बाई बोला है तो वो थोड़े से और एक्यूमुलेट हो जाएंगे, कुछ जो उसने सेल बोला है वो सेल हो जाएंगे। बट ऑन द अदर साइड जब म्यूचुअल फंड में रीबैलेंसिंग होती है तो फंड मैनेजर अपने बिहाफ पे कर देता है, आप बस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रखते हो अपने पास। तो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा है, दोनों जगह ही है वैसे तो बंदा, एक जगह वो बंदा आपके बिहाफ पर डिसीजन ले लेता है कि यार एक फ़ंड मैं मैनेज करता हूँ म्यूचुअल फंड, उसमें रीशफलिंग कर रहा हूँ विच कैन गिव बेटर रिटर्न्स एंड दिस इज़ डन। आपको उसमें कोई एक्शन नहीं लेना है। ऑन द अदर साइड स्मॉल कैप में आपका बंदा डिसीजन ले लेता है और फिर वो आप पे निर्भर करता है कि आप उस डिसीजन के साथ आगे जाना चाहते हैं या नहीं। सो दीज वर द मेजर डिफरेंसेस जिस वजह से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी जॉब पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ या चीज़ें जो मैं बिल्ड करना चाहता हूँ इन फ्यूचर उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ देन थिंकिंग कि कहाँ पैसा डालूँ। इस वजह से मैंने म्यूचुअल फंड को चुना था। बट हर चीज़ बुरी भी नहीं है। अगर आप कोई ऐसा स्मॉल कैप ढूंढ पाओ, जो कि मैं नहीं ढूंढ पाया था, जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे पाए, तो आपका रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है। जैसे मैंने बसंत महेश्वरी जी के थ्रू स्मॉल केस के बारे में सुना था एंड माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि ये बहुत कंसनट्रेटेड अप्रोच लेते हैं, बस 15 स्टॉक के थ्रू इन्वेस्टिंग कराते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ द वे टू गो। और मैं अब भी कहता हूँ कि उनका एक्सपीरियंस, उनका थॉट प्रोसेस इज इट्स एक्चुअली वेरी गुड। मैंने इन्वेस्ट नहीं किया उनके साथ, वो अलग चीज़ है, बट ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इन जनरल। जैसे मैंने बजाज फाइनेंस की बारे में जब उनसे सुना था तो वो वही थॉट प्रोसेस था जो कहीं ना कहीं मुझे समझ आता था। ऑब्वियसली वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, मुझसे ज़्यादा सीनियर है, मुझसे ज़्यादा फंड मैनेज करते हैं, मुझसे ज़्यादा अमीर भी हैं, तो उन्होंने और ज़्यादा डेप्थ में एनालिसिस करी होगी। मैंने बस ऊपरी कुछ रीजंस थे जो उनके भी थे, बाद में मुझे पता लगा था जब मैंने उनकी कोविड के बाद वीडियो देखी तब मुझे लगा अच्छा चलो मेरे रीजंस इतने भी गलत नहीं, तो एक वैलिडेशन मिल गया था। सिमिलर थिंग हैपेंड विद टेस्ला। जब मैंने टेस्ला खरीद लिया था, इनफैक्ट मैंने एक पोस्ट भी किया था कि यार थैंक्स कि आप जो सोचते हो जब कोई और
आपसे बेटर आदमी बोलें कि हाँ उनका भी थॉट प्रोसेस सिमिलर है इससे, तो ऐसा लगता है कि चलो आपको थोड़ा बहुत पता है शायद, या आपने जो डिसीजन लिया वो एकदम गलत नहीं था, कहीं ना कहीं अब भी गलत हो सकता है, बट हाँ और लोग भी इसके बारे में सोच रहे हैं जो कि आपसे ज़्यादा साउंड है। और ऑब्वियसली ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि मैं इतना क्वालिफाइड ही नहीं हूँ कि आपको फाइनेंशियल एडवाइस दे पाऊँ। ये मेरी जर्नी के बारे में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और मैंने कैसे डिसीजन मेकिंग ली है पास्ट में वो बता रहा हूँ। तो कल फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही।